Everyone, today is 12th of October and we are here to solve most complicated issue of the students what to read in The Hindu and basically The Hindu को हम कैसे लिंक करें अपने स्टैटिक सिलेबस के साथ, हमें कैसे आइडिया लगे कि प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर जो भी हमें केस स्टडीज़ और एग्जाम्पल मिलेंगे उन्हें कैसे यूटिलाइज करना है अपने मेंस के एग्ज़ाम में, एथिक्स, जीएस, ऐसे सब में। ठीक है, वो सब चीज़ें आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। पेज नंबर फर्स्ट पर ही यहाँ पर ये न्यूज़ आई है अबाउट ऑपरेशन अजय। आपको पता है इज़राइल में वॉर चल रहा है, काफ़ी सारी मतलब आप सबको पता है डेथ्स भी हो रहे हैं, ठीक है, अटैक हो रहे हैं। तो वहाँ पर ऑब्वियसली कुछ इंडियंस भी हैं जो वहाँ पर फंसे हुए हैं, तो उनको निकालने के लिए हमने चलाया है ऑपरेशन अजय, जहाँ पर मतलब क्या होगा, बेसिकली फ़्लाइट्स आएंगी वहाँ से, इज़राइल से इंडिया में, और वहाँ के जहाँ पे जो इंडियंस फंसे हुए हैं उनको निकाल लिया जाएगा वहाँ से। तो उसका नाम दिया गया है ऑपरेशन अजय। जहाँ पर भी ऐसे कुछ इश्यू होते हैं, इवन कोविड में भी जब इंडियंस को लाया जा रहा था दूसरी कंट्रीज़ को, उन सब ऑपरेशन को हम एक नाम दे देते हैं जो कि आपके प्रीलिम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे यहाँ पर बात की जा रही है ऑपरेशन कावेरी की। ठीक है, वो कहाँ से था, सूडान से। जब सूडान में भी अप्रैल मई में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तो वहाँ से जब इंडियंस को लेके आए थे तो उसका नाम था ऑपरेशन कावेरी, और यहाँ पर ये ऑपरेशन अजय प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम मूव करेंगे पेज नंबर 8 पर। यहाँ पर ये एडिटोरियल है अबाउट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म के बारे में। ठीक है, तो आपको पता है यूएन सिक्योरिटी जो काउंसिल है उसमें क्या होता है, हमारे 5 तो परमानेंट मेंबर है, ठीक है, और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। ठीक है, 5 परमानेंट है वो तो आप उनके पास पता आपको वीटो पावर होती है, वो परमानेंट है वो कौन कौन से हैं, चाइना है, रशिया है, यूके है, यूएस है एंड फ्रांस है। ये 5 कंट्री, अगर आप इनको ध्यान से देखो तो ये दोनों यूरोप से, इवन रशिया भी यूरेशिया में ही आ जाता है, और एशिया में सिर्फ चाइना है, और अफ्रीका को कोई कंट्री रिप्रेजेंट नहीं कर रही, इवन लैटिन अमेरिका को भी कोई कंट्री रिप्रेजेंट नहीं करती है। तो ये है 5 परमानेंट मेंबर, और 10 जो नॉन परमानेंट मेंबर है वो हमारे हर 2 साल बाद इलेक्ट किए जाते हैं, जिसमें इंडिया भी बहुत बार इलेक्ट हो चुका है, आई थिंक 7 बार इलेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये सिचुएशन है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। ठीक है, 1995 में उसकी 50th एनिवर्सरी थी, यानी 50 साल हो गए थे बने को, तब रिफॉर्म की बात की जानी स्टार्ट हुई थी। अब देखो 2023 चल रहा है और स्टिल तक उसमें रिफॉर्म नहीं हुए, बस बातें ही की जा रही है। रिफॉर्म कैसे होगा, जब 2/3 ऑफ मेजोरिटी जो कंट्रीज़ हैं वो अमेंडमेंट को अप्रूव करेंगे, है ना, वो अपने आप में बहुत बड़ा इशू हो जाता है। अभी प्रेजेंटली 193 मेंबर है, ठीक है, यूएन में, जिसमें से 129 का अप्रूवल चाहिए, इसलिए ये डिफ़िकल्ट हो रहा है रिफॉर्म को लाना। रिफॉर्म क्या चाहते हैं, रिफॉर्म ये चाहते हैं कि सारी जो कंट्रीज़ है, मतलब जो सारा वर्ल्ड है, उसको वो इक्वली रिप्रेजेंट हो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। जैसे अफ्रीका से भी रिप्रेजेंटेशन हो, लैटिन अमेरिका से हो, है ना, फिर जो ओशियानिक कंट्रीज़ हैं वहाँ से भी हो, एशिया इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, एशिया के अंदर इतनी सारी कंट्रीज़ हैं, वहाँ से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन हो। ठीक है, तो कुछ कंट्रीज़ ऐसी है जैसे इंडिया है, जापान है, फिर वहीं जर्मनी है, ठीक है, और इवन साउथ अफ्रीका। इनको G4 बोला जाता है क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन मांग रही है, परमानेंट रिप्रेजेंटेशन मांग रही है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो इनका कहना है कि हम डिज़र्व करते हैं एक सीट, परमानेंट सीट इसमें सिक्योरिटी काउंसिल में। तो इंडिया का कहना है कि हम वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन है आज के टाइम, इतनी सारी पॉपुलेशन, और ऑल ओवर वर्ल्ड हमारा डायस्पोरा फैला हुआ है, तो ऑब्वियसली हम एक सीट डिज़र्व करते हैं। वही जापान एंड जर्मनी जो है उनका कहना है कि वो सेकंड और थर्ड, ठीक है, फंडिंग करते हैं, लार्जेस्ट फंडिंग करते हैं बहुत सारे सालों से जापान और जर्मनी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, फिर भी उनके पास एक परमानेंट सीट नहीं है। वही साउथ अफ्रीका, आपको पता है अफ्रीका को रिप्रेजेंट करता है, अफ्रीका की मोस्ट डेवलप्ड कंट्री साउथ अफ्रीका है ना, उसको भी एक सीट मिलनी चाहिए अफ्रीका को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये बात हुई है। अभी तक जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आज तक सिर्फ एक बार अमेंडमेंट हुआ है, जिसमें हमने क्या किया है, पहले 11 मेंबर होते थे सिर्फ, अब 15 कर दिए हैं, यानी पहले 5 परमानेंट होते थे
6 नॉन परमानेंट होते थे, अब हमारे पास 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट है। सिर्फ ये चेंज हुआ आज तक एक बार 1965 में, उसके अलावा अभी तक कोई चेंज नहीं हुआ है। तो ये सारे बातें यहाँ पे की गई है, रिफॉर्म की ज़रूरत है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, ठीक है। तो जहाँ भी आपके GS2 में इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से रिलेटेड रिफॉर्म की बात आएगी, वहाँ पर आप ये सारी चीज़ें, ये बातें अच्छे से डाल देना, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर पर यहाँ पर ये न्यूज़ आई है अबाउट वुमेन्स कोटा। बहुत दिनों से इन चीज़ों पे एडिटोरियल आर्टिकल आ रहे हैं। आपको पता होगा 128th अमेंडमेंट एक्ट आया है, जिसके अंदर हमने अपनी जो लोकसभा और राज्यसभा में वुमेन को रिजर्वेशन प्रोवाइड करने की बात की है 33%, ठीक है। बट क्या किया गया है, वो सीट को डिले करने की, मतलब जो उनकी सीट्स हैं, जो रिजर्वेशन है उसको डिले करने की बात की है, क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन 2026 के बाद ही बैठेगी और 2026 के बाद ही जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनको डिवाइड करेगी ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, तभी वुमेन्स को रिजर्वेशन की देने की बात की जा रही है। पहली बात तो मैं गवर्नमेंट की साइड से, जो गवर्नमेंट ने बोला है या जो पार्लियामेंट में बात हुई है वहाँ की बात बताती हूँ। उनका कहना ये है, देखो आपको पता है हर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मेंशन है अंडर आर्टिकल 82 कि हर 10 साल बाद एक डिलिमिटेशन कमीशन को बैठाया जाएगा, ताकि जो हमारी पॉपुलेशन के बेसिस पे हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिवाइड कर सकें। बट क्या होता है 1981 में इनको फ्रीज़ कर दिया जाता है, क्योंकि पॉपुलेशन कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होती जा रही थी, है ना। कुछ स्टेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही हैं, जैसे नदर्न स्टेट यूपी बिहार हो गया, वहीं सदर्न स्टेट में पॉपुलेशन स्लो डाउन है, बहुत कम पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है। तो अगर हम बार बार पॉपुलेशन के बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिवाइड करते जाएंगे तो नदर्न स्टेट्स के पास ज़्यादा सीट चली जाएंगी, सदर्न स्टेट के पास बहुत कम सीट रह जाएगी, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएंगी सीट, कहीं ना कहीं वो डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो इसको फ्रीज कर दिया गया था 2001 तक कि उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, डिलिमिटेशन कमीशन बैठाएंगे। बट अगेन 2001 के बाद हमने फिर से फ्रीज कर दिया इसको 2026 तक, ठीक है, कि हम 2026 के बाद ही अब कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिवाइड करेंगे। तो इसलिए 2024 के इलेक्शन में हम वुमेन्स को सीट नहीं दे सकते, रिजर्वेशन नहीं दे सकते। तो ये बात यहाँ पर हुई है। बट जो यहाँ पे राइटर है उनका क्या कहना है, वो बात मैं करूँ। उनका कहना है कि लोकसभा में मैक्सिमम 550 सीट होती हैं, आप सब जानते हैं, उसमें से सिर्फ 82 पर वुमेन है, यानी ओनली 15%, जो बहुत ज़्यादा कम है। वहीं राज्यसभा में टोटल 250 सीट हो सकती हैं, जिसमें से सिर्फ 31 वुमेन है, यानी ओनली 12%। राज्यसभा में और ज़्यादा कम है। प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन आपको याद रखना कि राज्यसभा में कम वुमेन रिप्रेजेंट करती है इवन देन लोकसभा, है ना। फिर उसके बाद ही इन्होंने बात की, अभी परसों ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आई थी, उसका कहना है कि इंडिया 141 रैंक पर है, जो कि बहुत लो रैंक है। आउट ऑफ 185 141 पे है, इतना ज़्यादा हमारा गैप है। इवन हम पाकिस्तान से पीछे हैं अगर हम पॉलिटिकली रिप्रेजेंटेशन की बात करें वुमेन की, है ना। तो ये सारी बात इन्होंने की है। इनका कहना है कि जब देखो क्या होता है, जो डिलिमिटेशन कमीशन है जो, या कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिवाइड करना किन चीज़ों के लिए ज़्यादा जरूरी होता है, जब हम कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन करते हैं, जैसे SC ST के लिए भी रिजर्वेशन होती है, आपको पता है ना। तो उनका कहना है कि देखो इस SC ST की जब रिजर्वेशन की बात आती है ना, तो हर स्टेट में हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में SC ST की पॉपुलेशन डिफरेंट होती है। जैसे हरियाणा वगैरह में देखोगे तो SC ST की पॉपुलेशन की रिप्रेजेंटेशन अलग होगी, वहीं सदर्न स्टेट में SC ST की पॉपुलेशन की जो प्रेजेंटेशन है वो अलग, ये वेरी करते हैं स्टेट टू स्टेट। बट अगर हम वुमेन्स की बात करें तो वुमेन्स के आपको पता है ऑलमोस्ट 50% ऑफ पॉपुलेशन है। ऐसा नहीं है कि एक जगह बहुत कम वुमेन है, एक जगह बहुत ज़्यादा वुमेन है, तो उनको सीट डिवाइड करने में या उनकी जो सीट प्रोवाइड करने में, रिजर्वेशन करने में दिक्कत आएगी। तो उसको उनके लिए आपको डिलिमिटेशन कमीशन की ज़रूरत क्या है, जितनी भी जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में सीट है आप उसका 33% प्रोवाइड कर दो वुमेन को। उसके लिए आपको क्या चेक कर रहे हैं, वुमेन थोड़ी ना ऐसे होगा कि एक स्टेट में 1%, एक स्टेट में 99%, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो वुमेन तो हमेशा हर जगह अराउंड 50% है, तो आप डायरेक्टली 33% प्रोवाइड कर दो। 2024 के इलेक्शन में आपको क्यों डिलिमिटेशन कमीशन की ज़रूरत है, ये बहुत अच्छा पॉइंट लगा मुझे। ये बात यहाँ पे राइटर ने की है। GS2 में आपका ये
क्वेश्चन आने के 99% चांस है अबाउट वुमेन रिजर्वेशन, वुमेन कोटा, डिलिमिटेशन कमीशन, इन सब के बारे में आपको याद रखना है। इवन प्रीलिम्स के लिए भी याद रखना है, कौन से अमेंडमेंट एक्ट के लिए कौन से आर्टिकल, वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और मैं आपको 2 आर्टिकल बता देती हूँ, आर्टिकल 330 एंड आर्टिकल 332, 330 एंड 332। ये बात करता है SC/ST की रिजर्वेशन लोकसभा में, और ये बात करता है SC/ST की रिजर्वेशन जो हमारी स्टेट असेंबलीज होती है उनमें। ये दोनों आर्टिकल भी आपको याद रखने हैं। इसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट पेज नंबर 14 पर, ठीक है। यहाँ पर ये न्यूज़ आई है, बहुत बहुत सही न्यूज़ है, ठीक है। ये आपके लिए एथिक्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, एथिक्स में भी क्वेश्चन आ सकता है। इसको आप अपनी जो ऐसे में भी कहीं जगह केस स्टडी के तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हो। बात क्या हुई है, सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया है, एक 26 वीक की प्रेग्नेंट वूमेन अपने बच्चे को अबॉर्ट करना चाह रही है। देखो आपको पता है 2021 में मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट आया था, जिसके अंडर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने डायरेक्ट कर दिया था कि 24 वीक तक एक वूमेन अपने बच्चे को अबॉर्ट कर सकती है। उसके बाद अगर अबॉर्शन चाहिए तो उसके लिए सिर्फ 2 क्राइटेरिया थे, या तो जो वुमेन है उनकी लाइफ डेंजर में, उनकी लाइफ और डेथ का सवाल हो, तब तुम बच्चे को अबॉर्ट कर सकते हो, और सेकेंडली जो बच्चा है उसमें उसके जो फीटस में अबनॉर्मलिटीज़ मिले, या भाई जो बच्चा है वो नॉर्मल नहीं होगा, तब आप अबॉर्ट कर सकते हो। सिर्फ 2 केसेस सुप्रीम कोर्ट ने अमेंडमेंट एक्ट के अंदर दिए थे। इससे पहले के अलग अलग रूल्स हैं कि 12 वीक का है तो आप एक डॉक्टर के अंडर भी अबॉर्ट करा सकते हो, उसके बाद 2 डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, वो बहुत सारे रूल आप एक बार गो थ्रू कर लेना। तो बात आई कि जो 26 वीक की वूमेन है, इनका क्या कहना है, इनका कहना है कि मेरे पास ऑलरेडी 2 बच्चे हैं और मेरी मेंटल हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है, मैं तीसरे बच्चे को संभाल नहीं पाऊंगी। तो इन्होंने स्टार्टिंग में इनका जो जाता है केस, वो जाता है ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के पास। उन्होंने इसको अप्रूव कर दिया कि आप अपना अबॉर्ट करा सकते हो, अबॉर्शन करा सकते हो। बट वहीं से एक डॉक्टर का ईमेल आता है, मैसेज आता है सुप्रीम कोर्ट के पास कि जो चाइल्ड है जो सर्वाइव कर रहा है, जो 26 वीक्स का है, उसके भी तो कुछ राइट है, चाहे वो अनबोर्न है बट कहीं ना कहीं लाइफ है उसके अंदर, ठीक है। तो उसके भी राइट है, उसको सर्वाइव करने का चांस होना चाहिए। तो यहाँ से सारा केस जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। वहाँ भी फिर 2 वुमेन्स हैं जो जजेस हैं इस केस की, एक है जस्टिस BV नागरत्ना और दूसरी हैं जस्टिस कोहली। तो उनके बीच में भी इसको लेके कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। जस्टिस जो BV नागरत्न है, उनका कहना है कि जो वुमेन है उसके अपने पर्सनल राइट है, अपनी डिग्निटी है, अपनी चॉइस है, उसकी चॉइस को हमें प्रेफर करना चाहिए और उसे अबॉर्शन करने का पूरा हक होना चाहिए। बट वहीं जस्टिस कोहली का कहना है कि ठीक है वुमेन के अपने राइट है, बट इसका मतलब ये नहीं कि जो बच्चा है, जो अनबोर्न चाइल्ड है, उसके कुछ राइट नहीं, हमें उसके राइट की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। तो ये सारी बात यहाँ पर हुई है, बहुत बढ़िया न्यूज़ है। एथिक्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है अबाउट कि अबॉर्शन लीगल है, इलीगल है, या फिर अबॉर्शन एथिकल है या अनएथिकल है, उसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे बात हो रही है, जो जस्टिस नागरत्न है उनका कहना है कि जो वुमेन की डिग्निटी है, ऑब्वियसली वो एक लाइफ है, ऑलरेडी वो जी रही है, ठीक है। उनकी डिग्निटी पहले है, उनकी चॉइसेस को हमें पहले रखना चाहिए, उसके बाद जो अनबोर्न चाइल्ड है उसकी चॉइसेस के बारे में हमें सोचना चाहिए। तो इस रिलेटेड आप भी थोड़ा सोचना, आपको क्या लगता है किसके राइट इंपॉर्टेंट है, वुमेन के, एक अनबोर्न चाइल्ड के, ठीक है। ये कॉन्फ्लिक्ट, एक डायलेमा की सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है। एथिक्स के क्वेश्चन में केस स्टडी भी आ सकती है, वहाँ पर आपको एज ए जज बनाया जा सकता है कि अगर आप जज होते या आप जो मेडिकल एसोसिएशन के हेड होते तो आप इस चीज़ पे कैसे डिसीजन लेते हैं। तो इसको, इन चीज़ों को एथिकली भी देखा करो, इस टाइप के क्वेश्चन आपके डायरेक्टली आ जाते हैं, ठीक है। तो आज के न्यूज़पेपर में इतना ही। आई रियली अप्रिशिएट योर लव एंड टाइम। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।